आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम आज एक ऐसे स्रोत की गहराई में जा रहे हैं जो लगभग 2000 साल पुराना है। हाँ बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसकी मुश्किलें जैसे तनाव, डर, चिंता, जो आजकल बहुत आम है, हाँ, उनके लिए ठोस समाधान देता है। जी हाँ। और ये जानकारी आ रही है महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका के पत्रों से, जो उन्होंने अपने मित्र लुसिलियस को लिखे थे। और ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन को समझने, शांति पाने की एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। सही कहा। और आज हमारा इरादा भी यही है कि इन पुराने पत्रों से वो काम की बातें निकालें जो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें सिर्फ टिके रहने में नहीं बल्कि मन की शांति पाने और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करें। सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई 2000 साल पहले लिखी बातें आज हमें सिखा सकती हैं कि अपने अंदर एक शांत, एक मजबूत किला कैसे बनाएं जिस पर बाहर की उथल पुथल का असर ना हो? हाँ, ये सवाल दिलचस्प है और मुझे लगता है इसका जवाब है हाँ। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं सेनेका के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं उस विचार से, समय, टाइम। समय, हाँ। हम सब कहते हैं कि कमी है। बिल्कुल। पर इसकी असली कीमत शायद हम तब तक नहीं समझते जब तक ये हाथ से निकल नहीं जाता। हाँ, सेनेका की वो बात मुझे हमेशा चौंकाती है। हमें छोटी जिंदगी नहीं मिलती, हम उसे छोटा बना देते हैं। एग्जैक्टली। इस पे तो रुककर सोचना बनता है। हम पैसे को लेकर कितने सावधान रहते हैं, एक एक रुपया। हाँ, हिसाब रखते हैं, बचाना चाहते हैं, पर जब समय की बात आती है तो बस पानी की तरह बहा देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी जेब से 1000 रुपए निकाल ले, कितना गुस्सा आता है ना? हाँ, बहुत। पर जब कोई घंटों हमारा समय बर्बाद करता है, कोई मीटिंग जो ईमेल से हो सकती थी या वो सोशल मीडिया पर अनथीन स्क्रॉलिंग, हाँ, हमें वैसा तीखा अफसोस क्यों नहीं होता? क्या हम इसे फोकट का माल समझते हैं? शायद इसकी जड़ में ये वहम है कि हमारे पास तो बहुत समय है, अथाह भंडार है, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। हर पल जो बीत रहा है वो हमेशा के लिए जा रहा है। गया सो गया। हाँ, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। सेनेका हमें यही कहते हैं कि भविष्य पर टालना छोड़ो। अच्छा, जैसे हम सोचते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे, बच्चे बड़े हो जाए फिर शौक पूरे करेंगे। हाँ, कॉमन है ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर छुट्टी लेंगे। लेकिन भविष्य किसने देखा है? वो तो अनिश्चित है। सही बात। क्या है प्रैक्टिकली क्या करें? सलाह बहुत सीधी है। रोज खुद से पूछो, अच्छा, आज मैं अपना समय किन चीजों पर खर्च करने वाली हूँ या करने वाला हूँ? क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये मुझे बेहतर बना रही हैं? या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने या दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी सबसे कीमती चीज लुटा रहा हूँ? बिल्कुल। सेनेका की एक बात बड़ी चुभती है कि हम दूसरों के लिए जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब अपने लिए जीने का ख्याल आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये होता है कई बार। दिन के अंत में लगता है ना, पता ही नहीं चला दिन कहाँ गया। हाँ बिल्कुल, ये एहसास शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। तो इसका समाधान क्या है? हिसाब रखें। बहसों में कितना समय, उन चिंताओं में कितना वक्त जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। जब ये दिखेगा ना कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति कैसे लुटा रहे हैं, तभी हम उसे सही दिशा में लगाने के लिए तैयार होंगे। ये जागरूकता, ये पहला कदम है। अब वो सही दिशा क्या है? सिर्फ काम और जिम्मेदारियां ही? नहीं, सिर्फ वो नहीं। सही दिशा का मतलब है उन चीजों में समय लगाना जो सच में जीवन को बेहतर बनाती हैं। जैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ, वो जरूरी है। कुछ नया सीखना जिससे दिमाग की कसरत हो, अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, या फिर बस कुछ पल शांति से बैठकर आत्मचिंतन करना, खुद को समझना। तो ये समय को बचाना नहीं है? नहीं, ये उसे बुद्धिमानी से निवेश करना है। तो निचोड़ ये है कि समय बचाना कंजूसी नहीं, समझदारी है। बिल्कुल। क्योंकि खोया पैसा वापस आ सकता है, बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं, वो कभी वापस नहीं आता। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास अपने लिए समय है, अपने हिसाब से जीने के लिए समय है। अपने समय का मालिक बनना ही अपने जीवन का असली मालिक बनना है। वाह, ये पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है। हाँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो कीमती समय है, इसे किसके साथ बिताएं, कैसे बिताएं? क्या हमेशा लोगों से घिरे रहना चाहिए? अच्छा सवाल है, और ये हमें सेनेका के दूसरे महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है।
समय प्रबंधन के बाद सेनेका हमें एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं जन समूह से बचो। जनसमूह से बचो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है आज की कनेक्टेड दुनिया में। क्या मतलब है इसका? समाज से कट जाना या सिर्फ भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना? नहीं। और वो ऐसा क्यों कहते हैं कि भीड़ में हम अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपनी पहचान खो देते हैं? इसमें आजकल के सोशल मीडिया ट्रेंड्स और वो ऑनलाइन ग्रुप्स वो भी शामिल होंगे शायद। बिल्कुल। सेनेका का जनसमूह सिर्फ फिजिकल भीड़ नहीं है, ये विचारों की भीड़ भी है। ग्रुप थिंक जिसे कहते हैं, सामाजिक अंधानुकरण, और हाँ, आज के जमाने में देखें तो ऑनलाइन ट्रेंड्स का दबाव भी। उनका तर्क है कि जब हम लगातार भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं तो हम अनजाने में ही उस भीड़ की सोच, आदतें और यहाँ तक कि डर भी अपना लेते हैं। अच्छा, संगत का असर मतलब? हाँ, संगत का असर या सोशल कन्फर्मिटी कह लीजिए। अगर आप लगातार शिकायत करने वाले नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी दुनिया को वैसे ही देखने लगेंगे। सही बात है। अगर आप आलसी या दिशाहीन लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। इसलिए सेनेका कहते हैं कि आप किन लोगों और किन विचारों को अपने करीब आने देते हैं, ये चुनना जीवन के सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। तो ये एंटी सोशल होना नहीं है? नहीं, ये एंटी सोशल होना नहीं है, ये अपनी मेंटल पीस और क्लैरिटी को बचाना है। लेकिन सेनेका पूरी तरह अकेले रहने को तो नहीं कहते हैं ना? मैंने पढ़ा है वो सच्ची दोस्ती को बहुत महत्व देते थे। बिल्कुल, यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से वो लोग दोस्त नहीं है जिनके साथ आप सिर्फ पार्टी करते हैं या वक्त काटते हैं, वो तो जान पहचान वाले हो सकते हैं। अच्छा। सच्चा दोस्त वो है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे, जो आपकी गलतियों पर ईमानदारी से टोके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और जिसके साथ आप ज्ञान, दर्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे गहरे विषयों पर बात कर सकें। वाह! ऐसा एक सच्चा दोस्त सेनेका मानते थे हजारों की सतही भीड़ पर भारी है। पर सवाल यह है कि आज की दुनिया में ऐसे गहरे रिश्ते बनाना या ढूंढना कितना मुश्किल है। क्या पूरी तरह भीड़ से कट जाना ही उपाय है? ये बहुत वाजिब सवाल है और सेनेका इसके 2 प्रैक्टिकल रास्ते सुझाते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, एकांत और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अकेले में समय बिताना। हाँ, दिन में कुछ समय, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, सिर्फ अपने साथ बिताएं, बिना किसी बाहरी भटकाव के। उस समय खुद से पूछें, मेरे असली मूल्य क्या है? मैं जीवन से क्या चाहता हूँ? क्या मेरे रोज के काम मुझे मेरे लक्ष्यों की तरफ ले जा रहे हैं या सिर्फ भीड़ के साथ बहा रहे हैं? ये एकांत हमें अपनी अंदर की आवाज सुनने और बाहरी शोर से ऊपर उठने में मदद करता है। हमें क्लैरिटी देता है कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है महान विचारकों को अपना दोस्त बनाना। किताबों को? हाँ, किताबें पढ़ना। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, एपिक्टेटस जैसे दार्शनिकों के विचार पढ़ना उन महान आत्माओं के साथ समय बिताने जैसा है। ये बात तो सही है। ये किताबें हमें सोचने के नए तरीके सिखाती हैं, हमारा नजरिया बड़ा करती हैं और हमें भीड़ की सतही बातों और वो जो पल भर के ट्रेंड्स होते हैं ना, हाँ। उनसे ऊपर उठने में मदद करती हैं, हमें मेंटली मजबूत बनाती हैं। और साथ ही जब हम अच्छे दोस्त ढूंढ रहे हों तो हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमसे ज्यादा समझदार और गुणी हों। उनसे सीखना चाहिए, भले ही शुरू में उनकी संगत थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि वो हमारी कमियां दिखाएंगे। एक अच्छे आईने की तरह। बिल्कुल, एक अच्छे साफ आईने की तरह। तो संदेश साफ है, भीड़ के पीछे आंख मूंदकर मत चलो, अपनी पहचान बनाओ, अपने मूल्यों पर टिके रहो, अपनी संगत, चाहे लोग हों या विचार, ध्यान से चुनो और सबसे जरूरी अपने अंदर की आवाज सुनो। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, जब हम भीड़ से अलग होते हैं या अकेले होते हैं तब एक और दुश्मन सामने आ सकता है। कौन? हमारा अपना डर, अंदर की चिंता। इसका क्या इलाज है सेनेका के पास? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत पावरफुल बाधा है। मान लीजिए हमने समय मैनेज कर लिया, अच्छी संगत चुन ली, अकेले बैठकर कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तभी मन में वो सवाल, क्या होगा अगर? हाँ, वही, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भविष्य में कुछ बुरा ना हो जाए। और जैसे ही ये विचार आते हैं, सारी एकाग्रता खत्म, दिन तेज धड़कने लगता है। हाँ, और हम चिंता के जाल में फंस जाते हैं। और ये डर और चिंता हमारी कितनी मेंटल एनर्जी और कीमती समय बर्बाद करते हैं।
इससे निपटने के लिए सेनेका क्या कोई ठोस रणनीति बताते हैं? बिल्कुल। सेनेका यहाँ स्टोइक फिलॉसफी के सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण का द्वंद्व, ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि जीवन में हर चीज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ओके। पहली, वो चीजें जो हमारे नियंत्रण में है, और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अच्छा, तो हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, थोड़ा और बताएंगी? हमारे नियंत्रण में है हमारे अपने विचार, हम क्या सोचते हैं, हमारे कर्म, हम क्या करते हैं, हमारे निर्णय, हम क्या चुनते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हम सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमारा चरित्र, हम कैसे इंसान बनते हैं। ठीक है। और हमारे नियंत्रण से बाहर? हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों का बर्ताव और उनकी राय, ट्रैफिक। ट्रैफिक तो बिल्कुल बाहर है। हाँ, हमारा स्वास्थ्य, हम कोशिश कर सकते हैं पर गारंटी नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं, और आखिरकार मृत्यु। सेनिका का कहना है कि हमारी ज्यादातर चिंता और दुख का कारण ये है कि हम अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान उन चीजों को बदलने में लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं मौसम अच्छा हो, ट्रैफिक ना मिले, लोग तारीफ करें, हम बीमार ना हो। हाँ, लेकिन ये चीजें हमारी मर्जी से नहीं चलती, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिंतित होते हैं। ट्रैफिक में फंसकर हॉर्न बजाने या गुस्सा करने से ट्रैफिक नहीं खुलता, बस हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सही कहा। कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, इस पर चिंता करने से उसकी सोच नहीं बदलती, बस हमारी शांति भंग होती है, हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो समाधान क्या है फिर? बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, समाधान है अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो हमारे नियंत्रण में है। अच्छा। हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा करने के बजाय कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करें। सही। हम बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का चुनाव कंट्रोल कर सकते हैं। ये मानसिकता, ये तो जीवन के हर पहलू में काम आ सकती है। बिल्कुल, और ये आंतरिक शांति पाने की चाबी है। ये पैसिव होना नहीं है, बल्कि एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल करना है। सेनेका एक और दिलचस्प तकनीक बताते हैं, बुराई का पूर्व चिंतन, प्रेमेडिटेशियो मेलोरम। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है। क्या मतलब है हमेशा बुरे के बारे में सोचते रहो? नहीं, ये निराशावादी होना नहीं है, ये यथार्थवादी और तैयार रहना है। रेडी रहना। अच्छा, कैसे? इसका मतलब है किसी भी जरूरी काम या स्थिति से पहले ये कल्पना करना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर उसके लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार रहना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप एक जरूरी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। ठीक है। कल्पना करें सबसे बुरा क्या होगा। शायद प्रोजेक्टर खराब हो जाए, आप कुछ मेन पॉइंट्स भूल जाएं, या कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ ले। हाँ, ये सब हो सकता है। अब इन सब के लिए पहले से प्लान बना लें। प्रोजेक्टर खराब हुआ तो मेरे पास हैंडआउट्स तैयार हैं, कुछ भूल गई तो मेरे पास छोटे नोट्स हैं, मुश्किल सवाल आया तो मैंने पॉसिबल सवालों के जवाब सोच रखे। अच्छा। तो ये तैयारी डर को कम कर देती है। बिल्कुल। डर अक्सर अनिश्चितता से पैदा होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से। जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं तो अनिश्चितता कम हो जाती है, आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता, और आप बिना डर के अपना बेस्ट दे पाते हैं। ये तो कमाल की तकनीक है। और ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, जीवन की किसी भी चुनौती के लिए, नौकरी छूटना, आर्थिक समस्या, रिश्ते में तनाव, सबके लिए मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है। तो ये एक तरह का मेंटल रिहर्सल है, एक तरह का मानसिक कवच। हाँ बिल्कुल, एक तरह का मानसिक कवच कह सकती हैं। हाँ। सेनेका कहते हैं वो इंसान सबसे ज्यादा चिंता करता है जो जरूरत से ज्यादा सुखी होना चाहता है। मतलब जब हम हर चीज के परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं, तभी हमें निराशा और चिंता घेरते हैं। हमें ये मानना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। हाँ, वो तो आते ही हैं। असली बहादुरी कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने और संभलने में है। तो रणनीति क्या है? डर को पहचानो, पूछो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे स्वीकार करो और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो। अगर हाँ, तो उसके लिए तैयारी करो। यही डर और चिंता से मुक्ति का रास्ता है जो मन में शांति लाता है। बिल्कुल।
गहरी शांति। ये डर और चिंता पर काबू पाने की एक बहुत शक्तिशाली रूपरेखा है। लेकिन अक्सर डर का एक बड़ा स्रोत होता है पैसा, संपत्ति, भौतिक चीजों की चाह। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जब हम डर पर कुछ हद तक काबू पा लेते हैं तो मन अक्सर दौलत की तरफ भागता है। समाज हमें यही सिखाता है ना कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, यही खुशी की गारंटी है। क्या सेनेका इस आम धारणा से सहमत थे? यहीं पर सेनेका का नजरिया शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है और आज के उपभोक्तावादी समाज के बिल्कुल विपरीत। अच्छा, क्या कहते हैं वो? दौलत के बारे में उनका एक बहुत मशहूर कथन है, गरीब वो नहीं जिसके पास कम है, हाँ, बल्कि वो है जो और अधिक चाहता है। वाह, गरीब वो नहीं जिसके पास कम है, बल्कि वो है जो और अधिक चाहता है। ये तो पूरी परिभाषा ही पलट देता है। हाँ, इसका मतलब असली गरीबी बाहरी साधनों की कमी में नहीं, बल्कि अंदर की इच्छाओं की अधिकता में है। तो सेनेका कह रहे हैं कि सच्ची संपत्ति बैंक बैलेंस में नहीं, मन की स्थिति में है। बिल्कुल। सेनेका बाहरी संपत्ति को क्षणभंगुर मानते थे, चंचल, भाग्य पर निर्भर, आज है कल नहीं भी हो सकती। हाँ, ये हमारे पूरे नियंत्रण में नहीं है, जैसा हमने पहले बात की। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरतें, हमारा संतोष, ये हमारे अंदर की दुनिया का हिस्सा है जिस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। सच्ची अमीरी उनके हिसाब से बाहरी चीजों के ढेर में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को लिमिट करने और जो हमारे पास है उसमें संतोष खोजने में है। कंटेंटमेंट। हाँ, कंटेंटमेंट। ये एक ऐसा अंदरूनी धन है जो बाहरी परिस्थितियों से आजाद है। लेकिन क्या ये विचार आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है? क्या बिना पर्याप्त धन के जीवन चल सकता है? कहीं ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल ख्याल तो नहीं? सुनने में आया है सेनेका खुद तो काफी अमीर थे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सेनेका का मकसद गरीबी की तारीफ करना नहीं था। उनका जोर धन के प्रति हमारे रवैया पर था, हमारे एटीट्यूड पर। अच्छा। मुद्दा ये नहीं है कि पैसा होना बुरा है, मुद्दा ये है कि पैसे की चाहत हमें गुलाम ना बना ले। अगर आपके पास पैसा है तो उसका इस्तेमाल समझदारी से करें, दूसरों की मदद करें, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना हो जाएं। और अगर आपके पास कम है तो अपनी इच्छाओं को मैनेज करके और नॉन मटेरियल चीजों में जैसे ज्ञान, रिश्ते, अनुभव, इनमें वैल्यू खोजकर भी आप मेंटली अमीर रह सकते हैं। तो असली अमीरी मन की आजादी है। हाँ, मन की आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, ये समझना कि खुशी के लिए हमें बहुत ज्यादा बाहरी तामझाम की जरूरत नहीं है। तो वे उस अंतहीन दौड़ से बचने की सलाह दे रहे हैं जहां हम हमेशा थोड़ा और के चक्कर में भागते रहते हैं, वो जिसे आजकल हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। बिल्कुल, हेडोनिक ट्रेडमिल, जहां खुशी का लेवल थोड़ी देर के लिए बढ़ता है और फिर वापस वहीं आ जाता है और हमें फिर कुछ नया चाहिए होता है। हाँ। सेनेका देख रहे थे कि ज्यादा पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। ये अंतहीन दौड़ चिंता और असंतोष पैदा करती है, पैसा कमाने की चिंता और फिर उसे खो देने की चिंता। सही बात है। इसकी तुलना में आंतरिक संतोष, यानी जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना और गैर जरूरी इच्छाओं से आजाद होना, ये ज्यादा स्थिर और टिकाऊ शांति देता है। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल कदम? रोज सोचना कि मेरे पास क्या क्या है जिसके लिए मैं आभारी हूँ, अपनी असली जरूरतों और सिर्फ इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखना, चीजों के बजाय अनुभवों को महत्व देना। ये तो अमीर होने की परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। तो ये भी कहीं ना कहीं नियंत्रण के द्वंद्व से जुड़ता है। बाहरी संपत्ति पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारा नजरिया, हमारी इच्छाएं, हमारा संतोष, ये हमारे कंट्रोल में ज्यादा हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। सच्ची स्वतंत्रता शायद इसी आंतरिक नियंत्रण में है। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी साधनों की बहुतायत में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मनिर्भरता में है। तो आज हमने सेनेका के इस कालातीत ज्ञान से कुछ बेहद महत्वपूर्ण मोती चुने हैं। हाँ, कह सकते हैं। पहला, समय को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझना और उसे सोच समझकर निवेश करना। दूसरा, अपनी संगत और विचारों के प्रभाव को सावधानी से चुनना, भीड़ के शोर से बचकर अपनी अंदर की आवाज सुनना। सही। तीसरा, डर और चिंता पर विजय पाने के लिए नियंत्रण के द्वंद्व को समझना और वो जो मानसिक तैयारी वाली तकनीक है, प्रीमेडिटेशियो मलोरम, हाँ, उसका अभ्यास करना। और आखिर में दौलत की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देना, सच्ची संपत्ति को बाहरी संग्रह के बजाय आंतरिक संतोष और इच्छाओं के प्रबंधन में खोजना। बिल्कुल, ये सब मिलकर उस मन के किले को बनाने के औजार हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। सही कहा। बिल्कुल।
और जैसा कि सेनेका मानते थे, फिलॉसफी सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने की कला है। तो समय, प्रभाव, नियंत्रण और धन, इन सब गहरी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये हो सकता है, इन सब बातों में से आज अपनी रोज की रूटीन या अपनी सोच में ऐसा कौन सा एक छोटा ठोस बदलाव किया जा सकता है जिससे बाहरी दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, अपने उस मन के किले को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया जा सके। वाह, ये सोचने और अमल करने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।